ब्लडी इश्क, वेद और पलक, एपिसोड 35। मुंबई। वेद का घर। शाम होते होते वेद मुंबई आ गया था, पर वह घर डायरेक्ट नहीं आया। पहले ऑफिस गया, ऑफिस का कुछ काम निपटाकर फिर घर आया। उसके मन में बार बार आ रहा था कि वह पलक को बता दे कि वह उसके फैमिली वाले से मिलने गया था, पर तुरंत नहीं बताना चाहता था क्योंकि वह पलक को सरप्राइज़ देने का सोच लिया था। नंदिनी को वेद का नंबर मिला तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि अब वो अपनी बहन से भी बात कर सकती है और वेद से भी, क्योंकि अभी वह एकदम अकेली पड़ गई थी। उसे अपनी बहन से ढेर सारी बातें करना था, उसे अपने बारे में बताना था, उसे बहुत सारी बातें करना था जो कि अब वह कर सकती है। रात में जब सभी घरवाले सो गए थे तो नंदिनी मोबाइल लेकर छत पर आ गई, क्योंकि अगर वह घर में बातें करेगी तो ज़रूर कोई ना कोई सुन लेगा और वह नहीं चाहती थी कि कोई बखेड़ा हो। वैसे भी घरवाले पलक और वेद की शादी के लिए मान गए थे, फिर भी उसे डर था कहीं बात करने की वजह से उन्हें ये ना लगे कि मैं कोई प्लान बना रही हूँ। नंदिनी छत पर जाकर वेद को कॉल लगाई। इधर मुंबई में वेद और पलक दोनों डिनर करके कमरे में आ गए थे। जब वेद का मोबाइल रिंग करने लगा तो वह मोबाइल में देखा यह कॉल अननोन नंबर से था और वह इस वक्त बिल्कुल भी मूड में नहीं था किसी से बात करने के लिए, इसलिए उसने अपना मोबाइल साइड में रख दिया। उसका मोबाइल दूसरी बार भी रिंग करने लगा और मोबाइल की आवाज़ पलक को भी सुनाई दे रहा था। वे दूसरी बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। अगर यही कॉल डैनियल या उसके काम के रिलेटेड होता तो वह तुरंत कॉल रिसीव कर लेता, पर अननोन नंबर और इतनी रात को कॉल आता देख वेद ने नहीं उठाया, बल्कि मोबाइल साइड में रखकर वह बेड पर आ गया। वेद और पलक दोनों बेड पर लेटे थे। पलक वेद के एकदम करीब थी, बल्कि उसका हाथ उसके चेस्ट पर था, तो दोनों बहुत ही क्लोज थे। जब तीसरी बार उसका मोबाइल रिंग किया तब पलक वेद की तरफ देख बोली, पहले आप कॉल रिसीव कर लीजिए, पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा है। पलक का इतना कहना कि वेद बोला, कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, तुम आराम करो, जिसे ज़रूरी काम रहेगा तो वह खुद ऑफिस आकर मिलेगा। इधर नंदिनी को बुरा लगने लगा, क्योंकि उसने 3 बार वेद को कॉल कर चुकी थी पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। नंदिनी के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी बहन बात करना नहीं चाहती हो और वेद बात नहीं करवाना चाहता हो। बहुत कुछ वह सोचने लगी। अब वह नीचे जा रही थी पर मन नहीं माना, इसलिए उसने चौथी बार भी कॉल लगा दी। इस बार वेद कॉल रिसीव कर लिया और कान पर मोबाइल लगाया तो नंदिनी माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी, मैं इतनी रात को आपको कॉल करके डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर यही टाइम है कि मैं एक बार अपनी जीजी से बात करूँ, बहुत दिल कर रहा है उनसे बात करने का। वेद ने कॉल तो रिसीव कर लिया था, पर उसकी आवाज़ कमरे में सन्नाटा होने की वजह से उसकी हल्की हल्की आवाज़ पलक को भी सुनाई देने लगा और अपनी बहन की आवाज़ सुनकर वह तुरंत वेद के तरफ देखी, बल्कि झुककर उसके कान के पास उसने सुनना चालू कर दी और अपनी बहन की आवाज़ तुरंत पहचान गई। वेद को तुरंत याद आया कि आज सुबह में ही तो नंदिनी ने उसका नंबर मांग कर लिया था। यह याद आते ही वेद बोला, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मुझे लगा कोई और है इसलिए मैंने कॉल रिसीव नहीं किया, मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लेता हूँ। पलक को यह नहीं समझ में आ रहा कि वेद इतना कैजुअल बातें कर रहा है। उधर कॉल की दूसरी तरफ से नंदिनी बोली, मुझे अपनी जीजी से बात करना है। वेद ने तुरंत मोबाइल पलक के तरफ देते हुए कहा, आंखों से इशारा किया। पलक ने जैसे मोबाइल में अपने कान पर लगाई हेलो बोली तो नंदिनी रोते हुए बोली, जीजी कैसी हो आप? क्या आपको हमारी एक बार भी याद नहीं आता? इतना बोलकर नंदिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अपनी बहन की आवाज़ सुनकर पलक तो पूरी तरह शॉक्ड हो गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अपने परिवार वालों को भूल जाए? जो हाल नंदिनी का था वही हाल पलक का भी था।
पलक जो लेटी थी वह तुरंत उठकर बैठ गई और कभी मोबाइल पर ध्यान दे रही थी तो कभी वेद के तरफ। आखिर उसकी बहन को वेद का नंबर कैसे मिल गया? पर जो भी हो, वह तुरंत अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नंदिनी तू कैसी है? और मम्मी पापा, दादी, बाकी लोग सब कैसे हैं? नंदिनी के पीछे पीछे उसकी माँ भी छत पर आ गई और साइड में वह सारी बातें सुनने लगी। उन्हें भी बहुत रोना आ गया। वह अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी मुंह दबाकर रोए जा रही थी। यह सुनकर नंदिनी बोली, कहने के लिए तो सब कुछ ठीक है दीदी, पर आंखें खोल कर देखा जाए तो कुछ भी ठीक नहीं है। उसकी बातों में इतना दर्द था कि पलक रोने से खुद को रोक न सकी। अब उसे अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लगने लगा। दोनों बहनें काफ़ी देर तक बातें करती रही। नंदिनी ने आगे बोली, वे जी आज घर आए थे, मैंने उनका नंबर ली ताकि आपसे बात हो सके। नंदिनी का इतना कहना कि पलक वेद के तरफ देखने लगी और उसका इस तरह से देखना वेद समझ गया कि पलक को पता चल चुका है, पर वह कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वैसे ही लेटा रहा। जब दोनों बहनों की बातें ख़त्म हुआ और पलक ने मोबाइल कॉल कट करके साइड में रखी तो वेद से सवाल करते हुए बोली, क्या आप आज मेरे घर गए थे? ये सुनकर वेद उठकर बैठ गया और शांत आवाज़ में बोला, हाँ गया था, पर क्यों? आप क्यों वहाँ गए थे? क्या उन्हें परेशान करने के लिए गए थे? पलक वेद को गलत समझ रही थी और वेद अच्छे से समझ गया कि वह अभी भी उसे पहले जैसा ही समझ रही है। वेद उसका डाउट क्लियर करते हुए कहा, मैं वहाँ इसलिए गया था ताकि तुम अपने घर जा सको, तुम पहले जैसे अपने मम्मी पापा से मिल सको। वेद बोल ही रहा था कि पलक अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगी, मानो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वेद आगे बोला, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे पापा से बात करने के लिए गया था और वह इस बात के लिए मान गए हैं। नेक्स्ट वीक पर डेट हमें बता देंगे। वेद जल्दी से सारी बातें बता दिया। पलक को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि वेद बोल क्या रहा है। वेद घर गया था, शादी की बातें किया और उसे कुछ भी नहीं पता। पलक वापस सारी सवाल दोहराते हुए वैसे पूछने लगी। वेद दोबारा उसे सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन किया। पलक को यकीन नहीं हो रहा कि उसके पापा मान गए। जरूर वेद ने उन्हें धमकी दिया होगा। पलक का वेद पर शक करना देख वेद बोला, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो अपनी माँ से बात कर लो, समझी? पलक खुश भी थी और वह वेद से बार बार पूछे जा रही थी कि उसके पापा कैसे हैं, उन्होंने क्या रिएक्ट किया, वह इतना जल्दी कैसे मान गए। पलक को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वेद ने कहा, मैं तुम्हारी बातें तुम्हारी माँ से सुबह करवा दूंगा। इतना बोलकर वे साइड के लाइट लैंप बंद करके लेट गया। उसे पता था कि अगर वह पलक के हर एक बात का जवाब देता रहा तो पूरी रात देना पड़ेगा, इसलिए वह सोने की नाटक करने लगा ताकि पलक भी सो जाए। पलक सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी कि सुबह हो जाए और वह अपनी फैमिली से बात करे। उधर नंदिनी ने जैसे कॉल कट की नीचे जाने के लिए कदम बढ़ाई कि अपनी माँ को देख वह डर गई, पर उसकी माँ की आंखों में आंसू था, जो देखकर नंदिनी उन्हें समझाते हुए बोली, मम्मी मैं तो बस। गरिमा जी बोली, मैं तेरी सारी बातें सुनी और मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। कल मुझे भी मेरी बेटी से बात करना है। ये सुनकर नंदिनी एकदम से अपनी माँ के पास आई और गले लगते हुए बोली, जीजी वेद जी के पास सुरक्षित है। उनकी बातों से ही लग रहा था। हम दोनों जितना डर गए थे, पर उनकी बातें सुनकर अब तसल्ली हो गया कि वह अच्छी जगह पर हैं। दोनों माँ बेटी काफ़ी देर तक रोने लगी, क्योंकि इतने दिनों से वे दोनों पलक को याद करके बुरा हाल हो चुका था।
अगली सुबह होते ही पलक जल्दी सोकर उठी और वह अपनी बहन को कॉल लगाई, जो देखकर नंदिनी ने अपनी माँ को बताई कि पलक जीजी का कॉल आ रहा है। जो सुनकर गरिमा जी मोबाइल लेकर छत पर चली गई और अपनी बेटी से घंटों बातें करने लगी। माँ बेटी को बातें करता देख ऐसा लग रहा था कि बरसों की बिछड़ी हुई हैं, पर देखा जाए तो सचमुच यही हाल था, क्योंकि सचमुच दोनों बिछड़ चुकी थीं और किसी भी माँ के लिए अपने बच्चों का खुद से दूर जाना बर्दाश्त नहीं होगा और बच्चे का भी वही हाल होता है। वहीं तपस्वी जी पंडित जी के पास जाकर उन्होंने वेद और पलक के शादी के लिए तारीख निकालने लगे। 15 दिन के बाद शुभ मुहूर्त बहुत अच्छा था और पंडित जी के कहने पर तपस्वी जी मान भी गए और घर आने के बाद उन्होंने अपनी माँ और गरिमा जी को बताया। तपस्वी जी ने शाम को वेद को कॉल करके बता दिया कि 15 दिन के बाद शुभ मुहूर्त है। जो सुनकर वेद ने कहा, आप लोग कहिए तो मैं टाइगर को अभी भेज देता हूँ, वह सब कुछ अरेंजमेंट कर लेगा। जो सुनकर तपस्वी जी बोले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बेटी मेरी है तो उसका खर्चा भी उसका बाप ही उठाएगा। हाँ, जैसा तुम चाहते हो वैसा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरी जो हैसियत है मैं उतना तो पूरा करूँगा। तपस्वी जी वैसे बातें कर रहे थे, उसकी बातें गरिमा जी, नंदिनी और दादी सभी लोग सुन रही थीं। गरिमा जी को बहुत अच्छा लगा कि तपस्वी जी पलक की विदाई करेंगे। उधर वेद जब बातें कर रहा था तो उसने फ़ोन स्पीकर पर रखा था, क्योंकि पलक भी सुन रही थी और वह मुंह दबाए रोने लगी। खुश भी थी और दुख इस बात का था कि इतने दिन से अपने घर वालों से बिछड़ गई थी, बल्कि उसके घर वालों ने ही उसे घर से निकाल दिया था, जिसका दुख वह कभी नहीं भूल सकती। नंदिनी बहुत खुश हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि वह अपने पापा से कहे कि पलक को अभी बुला ले, ताकि वह अपने घर वालों के साथ कुछ दिन तक रह सके, पर बेचारी दादी के सामने बोल नहीं पाई। वह अपनी माँ को रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मम्मी आप एक बार कहिए ना कि पापा दीदी को यहाँ पर बुला ले। यह सुनकर गरिमा जी बोली, अभी नहीं बोलूँगी, थोड़े दिन जाने दे, उसके बाद बोलूँगी, वरना कहीं गुस्से में उनका मन चेंज ना हो गया तो। गरिमा जी का भी कहना सही था, पर ऐसा तपस्वी जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। अब 15 दिन रह गया था। तपस्वी जी बैंक जाकर पैसे निकाल कर ले आए और जो भी उनके गांव का रीति रिवाज था उसी तरह से शादी की तैयारी करना शुरू कर दिया, बल्कि सभी कार्ड छपा कर रिश्तेदारों में बांट दिया। आसपास के लोग, गांव वालों को हाथ जोड़कर उन्होंने शादी में आने के लिए कहा। देखते देखते दिन बहुत तेजी से बीत रहा था। अब शादी को सिर्फ 10 दिन रह गए थे। आज सुबह सुबह तपस्वी जी ने वेद को कॉल लगाया। वेद इस वक्त ब्रेकफास्ट करने बैठा था और तपस्वी जी का कॉल देख उसने कॉल रिसीव किया। वेद भी सोच रहा था कि इतना सुबह सुबह क्यों कॉल किया। कॉल की दूसरी तरफ से तपस्वी जी बोल पड़े, मैंने इसलिए कॉल किया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को यहाँ हमारे पास भेज दो। 10 दिन रह गया है, वह भी हमारे साथ रहे और उसकी भी तो तैयारी हमें करना ही पड़ेगा। यह सुनकर वेद पलक के तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। वेद ने तुरंत हाँ कह दिया, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं बाप बेटी को अलग करना चाहता। वह तो यह रिश्ते को जोड़ रहा था। 10 मिनट और बातें करने के बाद वेद ने कॉल कट किया और पलक से कहा, तुम अपनी पैकिंग कर लो, टाइगर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जाएगा। अब मेरी और तुम्हारी मुलाकात शादी के मंडप में ही होगा। पलक को यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ इतना अच्छे से हो रहा है। वो बहुत खुश थी। पलक जल्दी से कमरे में गई और उसने अपने लिए ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से कपड़े पैक कर लिए, क्योंकि उसे आना तो यही है। पलक जल्दी से रेडी हो गई और नीचे आई। वेद ने अपना कार्ड पलक को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है,
तुम इसे हमेशा अपने पास रखना और यूज़ करना। और दूसरी बात, तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बगैर बेझिझक उनकी मदद करना या मुझे बता देना। वेद का इतना कहना कि पलक तुरंत उसके सीने से लग गई, बल्कि इमोशनल हो गई थी। वेद उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, जल्दी टाइगर के पास जाओ, दोपहर तक तुम पहुंच जाओगी। पलक टाइगर के साथ एयरपोर्ट पहुंची और जब वह फ्लाइट में बैठी तो उसका दिल धक धक करने लगा, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी। शाम होते होते पहले ही वह बनारस एयरपोर्ट पहुंच गई। वहां से कार में बैठकर जैसे घर पहुंची तो तपस्वी जी, गरिमा जी को भी सभी को पता था कि आज पलक आ रही है। उन्हें भी पलक के आने का ही इंतजार था। और जैसे वह कार में उतरी और दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई तो गरिमा जी अपनी बेटी की स्वागत के लिए दरवाजे पर ही खड़ी थी। आज घर में बहुत खुशी का माहौल था। तपस्वी जी के मन में जो भी गिलवे शिकवे थे वह सब निकाल दिया और अपनी बेटी की शादी धूम धड़ाके से करने का वचन लिया। वहीं पलक अपने पापा को देख रोते हुए जाकर उनके पैर छुए, पर तपस्वी जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। गरिमा जी भी उसे पकड़कर खूब रोने लगी। नंदिनी भी रोए जा रही थी। सबको रोता देख दादी के भी आंख में आंसू आ गए थे। काफ़ी देर तक पूरा परिवार इमोशनल था। अब शाम भी हो गया था। गरिमा जी ने जल्दी जल्दी खाना बनाई। सभी लोग खाना खाने के बाद शादी में कैसा क्या करना है बातचीत करने लगे। इधर मुंबई, डैनियल को तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि वेद शादी करने जा रहा है। इसलिए वह बहुत जल्दी काम निपटाकर वह भी इंडिया आने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि वेद के तरफ से वही तो सब कुछ था। दूसरे दिन डैनियल भी कैलिफोर्निया से इंडिया आ गया था, क्योंकि वह शादी के लिए, और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड बेला भी आई। उसे भी इंडिया देखना था। तपस्वी जी को एक बात का बुरा लगा कि वेद का परिवार एक बार भी उनके दरवाजे पर नहीं आया। ये बात उन्हें कहीं न कहीं खटकने लगा। तपस्वी जी ने अपनी बेटी पलक से भी वेद के परिवार के बारे में पूछने लगे, तो पलक ने बगैर कुछ छुपाए उनसे बता दिया कि वेद अकेला ही रहता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। ये बात सुनकर तपस्वी जी को हजम नहीं हुआ। शादी में तो उसके परिवार वाले चाहिए। शाम को जब पलक ने वेद को बताई तो वेद ने उसे कहा कि मेरे तरफ से डैनियल तुम्हारे घर चला जाएगा। और डैनियल आ गया था तो वह सारी रस्म निभाने के लिए तैयार था, बल्कि शगुन की थाल लेकर गया। डैनियल को देख तपस्वी जी को लगा कि जैसे वह भी वेद का भाई हो। तपस्वी जी पुराने ख्यालात के थे। वह तो डैनियल से कहने लगे कि अगर वेद के परिवार यहाँ होते तो और भी अच्छा होता। डैनियल ने सब कुछ बता दिया कि वेद अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता है। जो सुनकर तपस्वी जी बोले, मैं उनकी फैमिली से एक बार बात करना चाहता हूँ। जो सुनकर डैनियल बोला, अगर यह बात वेद को पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तपस्वी जी बोले, बगैर उसे बताए मैं एक बार बात करूँगा। अगर उसकी फैमिली नहीं आई तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर एक बार बात करना बहुत ज़रूरी है। डैनियल को यह बात अच्छा तो नहीं लग रहा कि वह वेद से झूठ बोलकर उसकी फैमिली से मिलने जाए, पर तपस्वी जी बहुत जिद करने लगे और शादी का घर था। उसके कारण डैनियल तपस्वी जी को लेकर शिमला जाने के लिए निकल गया। शिमला डारकोटी सिटी। शाम को डैनियल तपस्वी जी को लेकर शिमला पहुंच गया। उसे तो वेद के बारे में सब कुछ पता था कि उसकी फैमिली कहाँ रहती है। और जब वेद के फैमिली के पास पहुंचा तो उसके परिवार वाले डैनियल और तपस्वी जी को पूछने लगे कि आप लोग कौन हैं। डैनियल ने तुरंत कहा कि मैं वेद का दोस्त हूँ और वेद शादी करने जा रहा है और यह लड़की के पापा हैं।
वेद की माँ ने जैसे अपने बेटे का नाम सुना कि आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके पापा भी रोने लगे। कितने साल के बाद आज उन्हें अपने बेटे का पता चला है, वरना सब यही कहते थे कि पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया होगा। वेद के पापा ने तुरंत उन्हें घर में बिठाया और उनकी खातिरदारी करने लगे। तपस्वी जी ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए भाई साहब, बच्चे की शादी है और माँ बाप ना रहे तो कैसी शादी। पहले की बातें भूलकर हमें बच्चों की शादी में शामिल होना चाहिए। वेद की माँ को ऐसा लग रहा था कब वह अपने बेटे को देखे। उसके माँ बाप सब जल्दी से तैयार हो गए, पर उन्हें डर था कहीं वेद हमें देख के नाराज ना हो जाए। पर जो भी हो, सामना करने के लिए वह तैयार थे, क्योंकि उन्हें भी अपने ऊपर पछतावा हो रहा था। जब उसे अपने परिवार की ज़रूरत था तब किसी ने साथ नहीं दिया। वेद के पापा ने कहा, मैं अपने बेटे से माफ़ी मांग लूँगा। शिमला से सभी लोग मुंबई जाने के लिए निकल पड़े। डियर लिसनर, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में मेरा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टा आईडी दोनों को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारा अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।